फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। आप सब जानते हो DSSS PRT प्रिपरेशन के लिए मैंने PRT का कोर्स स्टार्ट किया है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और जिसमें मैं आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराती हूँ जो कि न्यू एग्ज़ाम पैटर्न पर बेस्ड होते हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। हमने कर लिया था सोशलाइजेशन पिछले क्लास में, जो कि जिसका कंसेप्ट, फीचर्स, इम्पोर्टेंस, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, बहुत सारी चीज़ें सोशलाइजेशन के बारे में जान ली थी। और मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चन भी दिखाए थे कि सोशलाइजेशन टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चंस आए हुए थे, जो कि मैंने 1 या 2 शिफ्ट के एग्ज़ाम के ही दिखाए थे। लेकिन अगर बात करूँ तो सोशलाइजेशन टॉपिक में से क्वेश्चंस जो है हमें कॉमनली देखने को मिल जाते हैं, इसलिए ये जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने फर्स्ट वाले, इससे पहला जो पार्ट आया था उसमें सोशलाइजेशन कर लिया था कवर। अगर अभी तक नहीं देखा ना तो ज़रूर देखेगा। सोशलाइजेशन वाली वीडियो जो है वो बेस है इस वाली वीडियो की। अगर आपको सोशलाइजेशन का ही नहीं पता होगा कि क्या होता है सोशलाइजेशन, तो इस वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आप लोगों को ना डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक सेंड कर दूंगी। सभी वीडियोस एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर देखिएगा। आइए करते हैं क्लास स्टार्ट। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो है एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। जितनी भी अलग अलग सामाजिकरण के प्रतिनिधि हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट शुरू करने से पहले कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो या चैनल से जुड़े हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और सब्सक्राइब के साइड में बेल आइकन होगा उसको प्रेस जरूर करना ताकि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। देखिए, इतनी सारी एजेंसीज होती है, इतने सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे फैमिली, स्कूल, पीयर ग्रुप, नेबरहुड, ऑक्यूपेशनल ग्रुप, सोशल क्लास। ये सारी चीज़ें, इसी के साथ बालक या एक इंसान इंटरेक्ट करता है अपने जीवन में, और यही सब संस्थाएं, यही सब इंस्टीट्यूशन या एजेंसीज जो है सोशलाइजेशन के प्रोसेस में काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूट करती है। काफ़ी हद तक नहीं, आप कह सकते हो कि पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देती है। अच्छा, आगे अगर बात करें तो इन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, यहाँ पर ना समझने वाली बात है और ध्यान रखने वाली बात है। बात ये है कि चाइल्डहुड में, बाल्यावस्था में, और एडोलेसेंस जो आपकी किशोर अवस्था में, जो पीयर ग्रुप का इन्फ्लुएंस होता है ना बच्चे के ऊपर, एक इंडिविजुअल के ऊपर, वो सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन अगर बात करें जब बच्चा जब वयस्क हो जाता है, जब अडल्ट हो जाता है, अडल्टहुड में क्या होता है कि जो बच्चे का ऑक्यूपेशनल ग्रुप है, जहाँ पर वो जॉब करता है या फिर जो नए रिश्ते जुड़ते हैं, जैसे शादी करने के बाद, जैसे वाइफ हो गई या बच्चे हो गए, तो वो उसके लाइफ में ज़्यादा सोशलाइजेशन का मेजर रोल, सोशलाइजेशन का वो चीज़ प्ले करती है। तो हमने क्या पढ़ा कि चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस में जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा, इन्फ्लुएंस करेगा इंडिविजुअल को, वो होगा पीयर ग्रुप। जो कि समान आयु के बच्चे होते हैं जिनके सेम इंटरेस्ट होते हैं, वो होते हैं पीयर ग्रुप। और अगर बात करें एडल्टहुड की तो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कौन सी एजेंसी करेगी, कौन सा इंस्टीट्यूशन करेगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, ऑक्यूपेशनल ग्रुप, या फिर ऑक्यूपेशनल ग्रुप के साथ साथ जो न्यूली एक्वायर्ड फैमिली थ्रू मैरिज, जो वाइफ हो गई, बच्चे हो गए, वो। ठीक है, तो दीज एजेंट्स इम्पैक्ट द ग्रोइंग चाइल्ड एंड कंट्रीब्यूट इन शेपिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स डेवलपमेंट इन कंफर्मिटी विद द सोशल एंड कल्चरल एस्पिरेशंस एंड ऑल्सो द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी वेयर ही और शी एग्जिट्स। तो यही सब एजेंसीज है, यही सब एजेंट्स है जो कि हर एक बालक के जीवन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। उसके हर एक एस्पेक्ट, डेवलपमेंट के जितने भी एस्पेक्ट है, चाहे वो मोरल एस्पेक्ट है, चाहे वो आपका इमोशनल एस्पेक्ट है, चाहे कॉग्निटिव एस्पेक्ट है, फिजिकल एस्पेक्ट है या इमोशनल एस्पेक्ट है, ये 5 तरीके के एस्पेक्ट होते हैं ना डेवलपमेंट के। तो उन सब को शेप करने में और सोसाइटी और जो कल्चर की जो महत्वाकांक्षाएं है, एक्सपेक्टेशंस है एक इंसान से, तो उनको फुलफिल करने में, शेप करने में ये एजेंसीज बहुत ज़्यादा योगदान देती है, ताकि जो सोसाइटी की नीड है, डिमांड है, उस पर खरा उतर सके एक इंडिविजुअल। मूव ऑन करते हैं आगे। सोशलाइजेशन का जब मैंने आप लोगों को कंसेप्ट पढ़ाया था ना, मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि सोशलाइजेशन या सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है ना, वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जो कि
बर्थ से स्टार्ट हो जाता है और डेथ तक ये कंटिन्यू रहता है। और ये जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस है ना, ये मुख्यतः दो फेजेस में बटी होती है। दो फेजेस में ये घटती है। कौन कौन सी है? पहली है प्राइमरी और दूसरी है सेकेंडरी। हालांकि टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन में प्रीवियस वीडियो में मैंने इनकी थोड़ी बात की थी, लेकिन यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने इस वाले पार्ट में भी इसको रखा है। प्राइमरी सोशलाइजेशन की बात करें तो इट डिनोट्स द सोशलाइजेशन इन इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड ड्यूरिंग विच पीरियड अ चाइल्ड एक्वायर्स द मोस्ट इंटेंस फॉर्म ऑफ कल्चरल लर्निंग। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बालक जो है वो अपनी जो सबसे ज़्यादा मुख्यतः जो कल्चर की लर्निंग है, चाहे वो लैंग्वेज है, चाहे वो कस्टम है, स्किल, हैबिट्स, ये सब जब डेवलप करता है, ठीक है, मनोवृत्तियाँ है, अभिवृत्तियाँ है, ये सब जब डेवलप करता है तो ये कौन से वाले सोशलाइजेशन का पार्ट हो जाता है? तो ये हो जाता है बेटा प्राथमिक सोशलाइजेशन का पार्ट हो जाता है। और बेसिकली यहाँ पर जो मेन जो बालक की अवस्था है वो है इन्फेंसी, शिशु अवस्था और बाल्यावस्था। इसके बीच में जो मेन जो कल्चरल लर्निंग चलती है ना, वो इस दौरान चलती है। दिस स्टेज मार्क्स द एक्विजिशन ऑफ बेसिक नॉलेज, क्योंकि इसी समय पर बेसिक नॉलेज जो है ना वो एक बालक अर्जित करता है अपने माँ बाप से, अपनी फैमिली से। जैसे लैंग्वेज हो गया, भाषा की जो समझ है, भाषा अर्जन करना, बिहेवियर पैटर्न्स, किस तरीके का हमें बिहेवियर करना है, कैसा हमारा सोशल बिहेवियर होना चाहिए, ये सारी तमाम बातें इसके अंदर आ जाएगी। जो बच्चे की लर्निंग जो बाद में होगी ना, उसको एक नींव उसकी तैयार होती है, एक फाउंडेशन या बेस उसका बन जाता है। और आगे की जीवन में आगे जैसे बड़ा होता जाता है बच्चा और उसका जो सर्कल है वो बढ़ता जाता है, जैसे नेबरहुड में फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट करेगा, स्कूल जाएगा, तो उसकी जो जो दौरा है उसका या जो सर्कल है वो बढ़ता जाता है और बच्चा सीखता है कि किस तरीके से हमें सोसाइटी में एडजस्ट करते हुए चलना है। तो यही है सामाजिकरण की प्रक्रिया। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन में ये बात बिल्कुल याद रखिएगा कि इंटेंस फॉर्म ऑफ कल्चरल लर्निंग कब होती है? प्राइमरी सोशलाइजेशन में होती है और इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड के दौरान सबसे ज़्यादा होती है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन में भी कुछ बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि ये वाली जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन में मेन आ जाती है आपकी जो लेटर चाइल्डहुड, जो बाद वाली। देखिए चाइल्डहुड भी दो फेजेस में बटी होती है, प्री चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। तो जो ये बाद वाली बाल्यावस्था है और जो आपकी किशोर अवस्था है, इसमें ये सहायता देती है। कौन सहायता देती है? प्राइमरी सोशलाइजेशन हेल्प करती है सेकेंडरी सोशलाइजेशन में। व्हेन द चाइल्ड रिसीव्स ट्रेनिंग इन इंस्टीट्यूशनल एंड फॉर्मल सेटिंग्स, बच्चा जो है इंस्टीट्यूशनल में, फॉर्मल सेटिंग में, जैसे स्कूल में बहुत कुछ सीखता है। और ये वाली जो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया है ये प्राइमरी सोशलाइजेशन के पैरेलल चलती है, पैरेलल रन करती है। वो एक बेस का काम करती है और उसको बढ़ाने का काम करती है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि जब बच्चा एक फॉर्मल सेटिंग में आता है, जब बच्चा एक इंस्टीट्यूशन में प्रवेश करता है, तो फैमिली में तो क्या होता है कि बच्चे को पेरेंट्स और जो बाकी के फैमिली मेम्बर्स हैं वो अनकंडीशनली स्वीकारते हैं। उनकी जो भी जिद है, जो जैसा भी व्यवहार है, वो सब अपना लेते हैं। लेकिन अगर बाहर की दुनिया की देखें, जैसे स्कूल में बच्चा जाता है, इतने सारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता है, टीचर्स के साथ, अथॉरिटी के साथ इंटरेक्ट करता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको खुद को ढालना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है डिफरेंट डिफरेंट फेजेस पे। तो वही चीज़ वहीं से शुरू होता है जो सोशलाइजेशन या सेकेंडरी सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो। दे लर्न टू इंटरेक्ट इन लार्ज ग्रुप्स, ठीक है, बड़े ग्रुप में किस तरीके से इंटरेक्ट करना है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सेकेंडरी सोशलाइजेशन में क्या होता है कि बच्चे जो स्मॉल ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देंगे, लेकिन ये जो स्मॉल ग्रुप होते हैं ना, ये ही लार्ज ग्रुप के पार्ट होते हैं। ये प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लियर किया था। तो यही चीज़ है कि बच्चे जो है ना वो अपने दायरे से बाहर निकलता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन में, और बहुत सारी चीज़ें, नई नई स्किल्स, सोशल बिहेवियर, तो ये चीज़ें सीखता है। फिर एक तरीके की और सोशलाइजेशन की बात की है सोशियोलॉजिस्ट ने, वो है एडल्ट सोशलाइजेशन। एडल्ट सोशलाइजेशन जब होता है जब जो एडल्टहुड में एक इंडिविजुअल को नई नई रोल्स, नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है, जैसे हस्बैंड की, वाइफ की, जब जॉब लगती है तो एक एम्प्लॉय की, तब अपने आप को ढालना पड़ता है नई सिचुएशन में, नए रोल निभाने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड एंड वांट ऑफ द सिचुएशन। तब होता है एडल्ट सोशलाइजेशन।
देन इट टेक्स प्लेस। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा कि एडल्ट सोशलाइजेशन कब होता है, क्योंकि हो सकता है कुछ भी आप लोगों को पूछ लिया जाता है, तो इस वजह से पूरी कोशिश की जा रही है कि कोई भी पॉइंट मिस ना हो, हर एक इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को पढ़ाई जाए, है ना। तो मैं तो अपना पूरा बेस्ट दे रही हूँ। बाकी यही कहूँगी कि भाई वीडियो को शेयर किया करो, ताकि ज़्यादा बच्चों की रीच में पहुँचेगी तो ज़्यादा बच्चों का भला होगा, यही है मोटो मेन। एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन की बात कर लेते हैं अब। सोशलाइजेशन जो है, देखिए वैक्यूम में तो हो नहीं सकती, हमें क्या चाहिए, डिफरेंट एजेंसीज चाहिए। इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ इंटरेक्ट करता है। जैसे स्टार्टिंग में ही हमने देखा कि स्कूल के साथ, पीयर ग्रुप के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो इतने सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनके साथ इंटरेक्ट करता हुआ चलता है। तो ये बहुत बड़ी भूमिका निभाती है बच्चे के सोशलाइजेशन में, क्योंकि इन्हीं एजेंसीज के ज़रिए जो है वी लर्न एंड इनकॉर्पोरेट द वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स ऑफ आवर कल्चर। हमें अपने जो कल्चर है हमारा, उसके मूल्य या उसके जो मानदंड हैं उनके बारे में हमें हमारी समझ बढ़ती है। और हम जो है हैबिट, स्किल्स, बिलीव्स, स्टैंडर्ड्स ऑफ जजमेंट दैट वी लर्न इन सोशलाइजेशन प्रोसेस एनेबल अस टू बिकम फंक्शनल मेंबर ऑफ अ सोसाइटी। तो हमें फंक्शनल मेंबर ऑफ अ सोसाइटी बनने में भी ये एजेंसीज जो है ये मदद करती है, जिसके ज़रिए हम डिफरेंट स्किल्स, हैबिट्स, बिलीव्स, स्टैंडर्ड ऑफ जजमेंट ये सब सीखते हुए चलते हैं। अब जो वेरियस एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन है ना, ये 3 लेवल पर बटी हुई है। कितने लेवल पर बटी हुई है, ध्यान रखिएगा, 3 लेवल पर बटी हुई है। पहला लेवल है बेटा माइक्रो लेवल, पहला लेवल है कौन सा, माइक्रो लेवल। दूसरा लेवल है मेजो लेवल, और थर्ड लेवल है जो वो हो जाता है मैक्रो लेवल। तो ये 3 लेवल्स में बटे हुए हैं। पहले अगर माइक्रो लेवल की बात करूं, सबसे पहले आ जाता है हमारा माइक्रो लेवल सोशलाइजेशन, जो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे पूरा, ठीक है। माइक्रो लेवल सोशलाइजेशन में अगर बात करूं तो बेटा इसके अंदर आ जाती है फैमिली, ठीक है, फैमिली, पीयर ग्रुप और नेबरहुड। फैमिली, पीयर ग्रुप और नेबरहुड, तो ये चीज़ बिल्कुल याद रखिएगा। ये माइक्रो मतलब छोटे लेवल का है ये, ठीक। इसका जो सर्कल है वो छोटा है, फिर जो मेजो लेवल है वो उससे थोड़ा बड़ा है, और जो मैक्रो लेवल है उसका जो सर्कल हो जाता है वो और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इस तरीके से दायरे बढ़ते हुए चलते हैं इनके। जैसे छोटे वाला सर्कल, और या फिर हमने जब बात की मेजो लेवल की, तो इसमें यही चीज़ें आई जो हमें छोटी आयु में देखने को मिलती है, फैमिली, पीयर ग्रुप और नेबरहुड। जब हमारा दायरा बढ़ता है, जैसे स्कूल हो गया, जैसे आपका मार्केट कॉम्प्लेक्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें जब आपकी जुड़ती हुई चलती है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, तब हो जाता है आपका मेजो लेवल। और मैक्रो लेवल पर अगर बात करें तो ये पूरा ग्लोबल कम्युनिटी इसके अंदर आ जाती है, जिसमें आपकी सोशल मीडिया आ जाती है, जिसमें आपकी मास मीडिया आ जाती है, तो वो हो जाता है आपका मैक्रो लेवल। आज हम पढ़ेंगे माइक्रो लेवल सोशलाइजेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिल्कुल ध्यान से समझते हुए सारी चीज़ें चलनी है। अगर कोई डाउट हो ना तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हो। तो ये वाला जो सोशलाइजेशन है, ये वाला जो लेवल है, इट इज़ वाइटल बिकॉज फेस टू फेस इंटेंस एंड इंटीमेट इंटरेक्शन फॉर्म्स द बेसिक फॉर्मुलेशन। तो बेसिक जो आप कह सकते हो फाउंडेशन का जो काम करता है ना, वो माइक्रो लेवल ही करता है, माइक्रो लेवल में ही होता है, क्योंकि इसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा होती है, इंटेंस एंड इंटीमेट इंटरेक्शन ज़्यादा होती है। फैमिली के साथ हो गया, नेबरहुड के साथ हो गया, या पीयर ग्रुप के साथ हो गए, चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो गई, तो उनके साथ बहुत गहरे रिश्ते भी हमारे बनते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से वाले लेवल पर फेस टू फेस इंटेंस एंड इंटीमेट इंटरेक्शन देखने को मिलती है, जो कि एक बेसिक फॉर्मुलेशन का काम करती है, तो बेटा राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो लेवल। ऑप्शन ऐसे मिल सकते हैं, माइक्रो लेवल, दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा मेजो लेवल, तीसरा मिल जाएगा मैक्रो लेवल, और चौथा मिल जाएगा नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फैमिली के बारे में। देखिए फैमिली जो है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड्योरिंग एजेंसी है सोशलाइजेशन की। सोशलाइजेशन जो है बच्चे का शुरू ही फैमिली से होता है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट या फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड्योरिंग एजेंसी इसको बोल सकते हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट बोल सकते हो, कि जो बालक के जीवन में एक बहुत बड़ा योगदान जो रखती है जो एजेंसी, वो हमारी फैमिली ही होती है। इससे ही हमें लैंग्वेज, कस्टम, कल्चर की नॉलेज शुरुआत में इसी से मिलती है हमें,
है ना। तो यंग चाइल्ड्स रिलेशनशिप विद हिज और हर फैमिली इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट होते हैं फैमिली के साथ रिलेशनशिप, फेटफुल होते हैं, फिर डिटरमाइनिंग इन्फ्लुएंसेस ऑन द चाइल्ड, और साथ में बच्चे के जीवन को प्रभावित करते हैं, बच्चे उनसे बहुत चीज़ें सीखते हैं, इसलिए फैमिली को कहा गया है। अब ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिए, अगर बाई चांस आपसे पूछ लिया जाए कि डैश इज सेड टू बी द क्रेडल ऑफ सोशल वर्च्यूज, और ऑप्शन में दे दे आपको फैमिली, पीयर ग्रुप, नेबरहुड या फिर आपको सोशल मीडिया, इस तरीके से 4 ऑप्शंस बना दे तो राइट आंसर हो जाएगा फैमिली। क्रेडल ऑफ सोशल वर्च्यूज का मतलब क्या होता है, अब ये जान लो। क्रेडल ऑफ सोशल वर्च्यूज का मतलब होता है सामाजिक गुणों की जड़। तो सामाजिक गुणों की जड़ जो पैदा करता है, जो बनाता है, जो हमारी ढाल बनाता है, वो है फैमिली, वो है हमारा परिवार। तो इसलिए फैमिली जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है माइक्रो लेवल सोशलाइजेशन में। तो एक बच्चे को जैसा माहौल मिलता है, जैसे उसको परिवार, जैसा उसका एनवायरनमेंट मिलता है फैमिली में, वो उसके लेटर ऑन लाइफ पर भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है। ठीक है, वो किस तरीके की बेटर और वर्स जो रिलेशनशिप है वो बना रहा है वर्ल्ड के साथ। वर्ल्ड का मतलब क्या है कि जितने भी बाहर निकलने के बाद, घर से बाहर निकलने के बाद जितने भी उसकी रिलेशनशिप बन रही है, कुछ अच्छी बनती है, कुछ बुरी बनती है, कुछ दोस्त बनते हैं, कुछ दुश्मन बनते हैं, तो वो सब उसके लाइफ को शेप करने का काम करते हैं। और इसमें प्राइमरी सोशलाइजेशन और मुख्य तौर से फैमिली जो है वो बहुत बड़ा योगदान देती है। अब ना फैमिली वाले सोशलाइजेशन में ना हम एडोलेसेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तो हमने थोड़ा सा शुरुआत में देखा कि चाइल्ड पर कितना क्या असर पड़ता है और लेटर ऑन उसकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट करती है। थोड़ा सा फैमिली सोशलाइजेशन और एडोलेसेंट का कंसेप्ट भी आप लोगों को समझना चाहिए, ताकि अगर कुछ क्वेश्चन इसमें से देखने को मिले तो आप इजिली अटेम्प्ट कर सको, आपकी समझ जो है वो बन सके। एडोलेसेंट सोशलाइजेशन को क्या कहेंगे कि जैसे इज कंसिडर्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ एडोलेसेंट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ देयर सोशल वर्ल्ड एंड सोशल रिलेशनशिप, कि किस तरीके से जो एडोलेसेंट्स है, जो किशोर अवस्था में जो बालक है, वो सोशल वर्ल्ड को, जो समाज है उसको, और सामाजिक जो रिलेशनशिप है, सामाजिक संबंध या रिश्ते जो बनते हैं उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसको समझते हैं कि किस तरीके से निभाना है, कैसा हमारा बिहेवियर होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आ जाती है। कंपेयर टू अर्लियर स्टेजेस ऑफ इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड में क्या होती है कि देर इज इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड में फैमिली का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। बालक जो होता है वो अपने पेरेंट्स की बात बिल्कुल आंख बंद करके मानता है, लेकिन जब बात आती है एडोलेसेंट्स की, तो एडोलेसेंट्स में हमें चेंज देखने को मिलता है कि वो पेरेंटल सोशलाइजेशन को थोड़ा कम अपॉर्चुनिटी देना स्टार्ट कर देता है। एडोलेसेंट्स जो है वो थोड़ा सा बाहर की दुनिया में ज़्यादा निकलना शुरू करता है और चाहता है कि मुझे स्वायत्ता मिले, मुझे फ्रीडम मिले, मुझे आज़ादी मिले। तो ये चीज़ उसके अंदर आ जाती है कि मुझे जो है फ्रीडम की ज़रूरत है और मेरे ऊपर इतना कंट्रोल ना रखा जाए, थोड़ा कम कंट्रोल हो। इस वाली स्टेज में जो मुख्य भूमिका बालक के जीवन में निभाते हैं वो हो जाती है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप उनकी बहुत ज़्यादा क्लोज और बहुत ज़्यादा इंटीमेट देखने को मिलती है, जो पेरेंट के रिलेशनशिप को भी कहीं ना कहीं शिफ्ट कर देती है। ठीक है, मतलब कि जैसे बच्चे जो होते हैं ना एडोलेसेंट्स में, कभी भी देखना कि फ्रेंड्स के ऊपर जैसे इतना ज़्यादा आक्रोश होता है कि मैं अपने दोस्तों के लिए मर मिटूंगा, हमेशा उसको साथ देना है। अगर कोई फ्रेंड है वो गलत काम भी कर रहा है तब भी उसका साथ दे दिया क्योंकि दोस्ती पहले, इस तरीके की भावना बच्चों के अंदर होती है। पेरेंट्स के रोल को भी वो थोड़ा साइड कर देते हैं, लेकिन फ्रेंडशिप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ है, एक तो ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि इस वाले स्टेज में बच्चा जो है एक दुविधा में देखने को मिलता है, कॉन्फ्लिक्ट उसके साथ रहती है। ठीक है, बच्चा जो है, ये वाली जो स्टेज है, स्कॉलर्स ने कहा है कि ये एडोलेसेंस का जो टाइम है वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन का एंड सेल्फ आइडेंटिटी का टाइम है। मतलब कि आत्म अन्वेषण का समय होता है ये, और अपने आप को जानने का कि मैं कौन हूँ। बच्चा जो है रिपीटेडली अपने आप से यही सवाल करता है कि अपने अपने वो एक पहचान बना सके, पूछता है कि मैं कौन हूँ, या फिर मेरा जो है, मुझे जो रोल दिया गया है वो क्या है। तो सच क्वेश्चंस बोदर देम एंड क्रिएट आइडेंटिटी क्राइसिस। तो ये वाले क्वेश्चन बच्चों को परेशान करते हैं। और अगर एरिक्सन वाली स्टेज के अकॉर्डिंग बात करूँ तो इस वाले स्टेज में आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न वाली स्टेज, जब आपको मैं एरिक्सन की थ्योरी कराऊंगी ना, तो इस वाली स्टेज, ये वाली स्टेज देखने को मिलती है।
आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न, कि बच्चा चाहता है कि मेरी एक पहचान बने, अगर वो पहचान नहीं बनती है तो बच्चे का रोल कन्फ्यूज़न वाली स्टेज आ जाती है या एक फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर हो जाती है। एडोलेसेंट्स बिगिन टू फॉर्म पर्सनल बिलीव्स एंड सेट स्टैंडर्ड्स फॉर देमसेल्फ, अपने लिए खुद कुछ मानक रखते हैं, अपनी खुद के रूल्स बनाने शुरू करते हैं। और फैमिली सोशलाइजेशन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ना के बराबर योगदान हो गया, फैमिली इफेक्ट करती है, फैमिली का भी रोल होता है, लेकिन ये है कि इस टाइम पर जो है बच्चे की लाइफ में फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखना स्टार्ट कर देती है। तो ये है फैमिली सोशलाइजेशन एंड एडोलेसेंट का कंसेप्ट। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट जो टॉपिक आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो वो है बेटा जेंडर सोशलाइजेशन। बाय चांस आपको एक दो लाइन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए जेंडर सोशलाइजेशन रेफर्स टू, तो ऐसा ना हो कि आप कुछ गलत लगा करके आ जाओ, क्योंकि क्वेश्चंस के अगर आपको नॉलेज नहीं होती ना तो ऑप्शन सारे ऐसे लगते हैं कि जैसे ये भी आंसर होगा ये भी आंसर होगा, इसलिए आप लोगों की ना कंसेप्ट बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये याद रखना कि जेंडर सोशलाइजेशन जो होता है ना वो इम्प्लाई करता है, उसका मतलब होता है कि डिफरेंस इन द सोशलाइजेशन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़का और लड़की के जो सामाजिकरण में या सोशलाइजेशन में जो अंतर होता है उसी को कहते हैं जेंडर सोशलाइजेशन। तो ये लाइन बिल्कुल पता होनी चाहिए कि जेंडर सोशलाइजेशन रेफर किसको करता है। ठीक है, तो फैमिली जो है वो पहली ऐसी एजेंसी है जहाँ से पता चलता है कि बच्चों जो हमें बताती है कि लड़का है तो उसको इस तरीके की रोल निभाना है, लड़की है तो उसको इस तरीके की रोल निभाना है। तो ये चीज़ें जो बांट दी जाती है, ठीक है, वो चीज़ आ जाती है। साथ में ना यहाँ पर थोड़ी सी बात आ जाती है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात इसलिए आ जाती है क्योंकि ये जो रोल्स है ना कहीं आज भी जो पुरुष प्रधान समाज है उसमें अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। मतलब कि बॉयज़ को ज़्यादा पावर देखने को मिलती है, बॉयज़ का रोल ज़्यादा सुपीरियर देखने को मिलता है, और गर्ल्स या वीमेन का जो पोजीशन है वो थोड़ी इन्फीरियर देखने को मिलती है। आज भी यही चीज़ समझी जाती है कई जगह पर कि अगर लड़की है तो उसको थोड़ा शर्माना चाहिए, बोल्ड नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। ठीक, तो इस तरीके की चीज़ें शुरू से ही बच्चों को सिखाई जाती है। या फिर लड़का है तो वो बाहर के काम ज़्यादा करेगा, लड़की है तो घर के काम ज़्यादा करेगी, या लड़का है तो मतलब इस टाइप के आप खुद समझ सकते हो, जेंडर स्टीरियोटाइप वाली चीज़ें भी इसमें आ जाती है। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि एक्चुअली जो जेंडर रोल्स होते हैं ना वो इनेट नहीं होते, वो हमारे अंदर नहीं होते, बल्कि ये सोसाइटी के देन है, ये सोसाइटी के देन है। बायोलॉजिकल सेक्स डिफरेंसेस पर जो सोशल रोल्स बांट दिए गए हैं कि लड़के को ये करना है, लड़की को ये करना है, तो ये सोशल प्रोजेक्शन है, सोशल सोसाइटी के थोपे हुए है, कह सकते हो समाज के प्रक्षेपण है, जो कि इंसानों पर ये डाले हुए हैं कि वीमेन मैन का ये रोल होगा, बॉयज़ गर्ल्स का ये रोल होगा। तो ये आ जाता है जेंडर सोशलाइजेशन में। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट जो है पीयर ग्रुप की बात कर लेते हैं। अब थोड़ी पीयर ग्रुप की अगर बात करें तो भाई इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है, पीयर ग्रुप जो होता है कौन सा होता है, पीयर ग्रुप क्या होता है? तो इट कॉन्स्टिट्यूट of members who have common characteristics such as age, same stage of development and maturity और sex। तो ये पता होना चाहिए, इसको समायु भी कह सकते हो। ठीक है, समान आयु के जो बच्चे होते हैं जिनकी सेम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, उनकी विशेषताएं सेम हो, जैसे सेम एज के हो या सेम डेवलपमेंट फेज में हो या फिर मेच्योरिटी लेवल उनका सेम हो जिसके साथ आपकी बनती है, एज मेट हो, सेम सेक्स के हो, बॉय है तो बॉय, गर्ल है तो गर्ल, इस तरीके से। इट इंक्लूड्स प्लेमेट्स जिनके साथ आप लोग खेलते हो, फैमिली मेम्बर्स में जैसे आपके सिबलिंग्स हो गए, कज़न्स हो गए, नेबर्स में, और जो आपके कंपेनियन हैं या फिर आपके जो क्लासमेट्स हैं वो आ गए डे केयर सेंटर्स पर या फिर स्कूल में। तो ये सारे निर्माण करते हैं एक पीयर ग्रुप का। ठीक है, ये निर्माण करते हैं पीयर ग्रुप का। पीयर में ऑल्सो हैव इंटरेस्ट एंड सोशल पोजिशन इन कॉमन एंड होल्ड क्लोज सोशल प्रॉक्सिमिटी फॉर। ठीक है, तो पीयर के जो है वे बेटा सेम इनके इंटरेस्ट हो सकते हैं, सेम इनकी सोशल पोजीशन हो सकती है, और इनके अंदर एक क्लोज सोशल प्रॉक्सिमिटी, एक गहरा संबंध देखने को मिलता है। मूव ऑन करते हैं आगे। अगर मैं बात करूं कि जो यंग एडोलेसेंट्स होते हैं, जो यंग होते हैं, किशोर अवस्था में होते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारा जो फ्रेंड सर्कल है ना वो हमें ज़रूर अपना ले। तो उनकी एक्सेप्टेंस, उनकी स्वीकृति चाहते हैं
जो बच्चे यंग एडोलेसेंट्स में होते हैं। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशलाइजेशन, देयरफॉर दे एग्जिबिट विलिंगनेस टू कन्फर्म टू द पीयर ग्रुप एंड फोस्टर लॉयल्टी। तो यही वजह है कि हमें पीयर ग्रुप के अंदर इतना लगाव या फिर इतनी ज़्यादा इंटेंस फ्रेंडशिप देखने को मिलती है, और वो इतने लॉयल देखने को मिलते हैं, इतने ज़्यादा लॉयल कि दोस्त अगर क्राइम भी कर रहा है ना तो देखा रेखी करने में बिल्कुल साथ दे देंगे। ये पता है कि दोस्त गलत कर रहा है, वो मना भी कर देगा, लेकिन फिर भी दोस्ती के खातिर मजबूर होकर के उसका साथ देना है। तो ये इतनी ज़्यादा लॉयल्टी इस वाली स्टेज में देखने को मिलती है। पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस में बी ट्रेस्ड from the time a child is the 3 or so when he or she begins to mingle with people outside immediate family। तो ये बात कही गई है कि पीयर ग्रुप जो होते हैं ना, उनका इन्फ्लुएंस कब से पड़ना शुरू होता है। तो उनका इन्फ्लुएंस 3 साल का बच्चा है जब से पढ़ना शुरू हो जाता है, या फिर बच्चा जो है बाहर की दुनिया में फैमिली से बाहर निकल करके बाहर जैसे नेबरहुड में अपने एजमेट से मिलता है, छोटे छोटे बच्चों के जो दोस्त बनते हैं, तभी से पीयर ग्रुप का इन्फ्लुएंस जो है बालक के ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है। बाय बिकमिंग पार्ट ऑफ अ पीयर ग्रुप चिल्ड्रन बिगिन टू ब्रेक अवे फ्रॉम देयर पेरेंट्स अथॉरिटी एंड लर्न टू मेक फ्रेंड्स एंड डिसीजंस ऑन देयर ओन। तो यही चीज़ है कि बच्चा जो है वो पेरेंट की अथॉरिटी को थोड़ा सा ब्रेक करना शुरू करता है, मतलब कि जो पेरेंट्स कह रहे हैं सिर्फ वही चीज़ माननी है। धीरे धीरे चल करके ये देखने को मिलता है कि फ्रेंड्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं बच्चों के लिए, तो वो चीज़ हो जाती है। और साथ में बालक जो अपने दोस्त बनाते हैं, डिसीजन खुद लेना शुरू कर देते हैं, तो ये चीज़ भी इनके अंदर देखने को मिलती है। अगर जैसे बच्चे जो खेलते हैं तो बच्चों के अंदर नेगोशिएशन, डोमिनेंस, लीडरशिप, कोऑपरेशन, कॉम्प्रोमाइज़, इतनी सारी चीज़ें बच्चे सीखते हैं कि किस तरीके से हमें, अगर दूसरा ज़्यादा गुस्से में है तो किस तरीके से हमें अपने उस सिचुएशन को संभालना है, कैसे अपने आप को एडजस्ट करना है, किसी ने गलती की है तो उसको कैसे माफ़ करना है, एक टीम वर्क में काम करना है। तो इस तरीके की सारी चीज़ें बच्चा सीखता है पीयर ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करके। नेक्स्ट जो आ जाता है बेटा माइक्रो लेवल में, वो आ जाता है नेबरहुड। तो नेबरहुड भी जो है वो बहुत ज़्यादा सक्रिय भूमिका कह सकते हो, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेबरहुड कैन बी सेड टू बी अ लोकल सोशल यूनिट वेयर देयर इज कांस्टेंट इंटरेक्शन अमंग पीपल लिविंग नियर वन अनदर और पीपल ऑफ द सेम लोकेलिटी। तो यहाँ भी हमें देखने को मिलता है कांस्टेंट इंटरेक्शन, कांस्टेंट अंतःक्रिया देखने को मिलती है। वही चीज़ है, आप कहने को कह सकते हो कि अगर घर में राशन खत्म हो जाए, मतलब थोड़ा सा अगर लगता है कि चीनी, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं चीनी खत्म हो जाए तो पड़ोसियों के घर से ले आओ, घर में अगर लस्सी नहीं है तो अगर कोई गाय भैंस रखता है तो उनके घर से ले आओ। तो वो चीज़ है कि नेबरहुड के साथ भी कितनी ज़्यादा इंटरेक्शन होती है। तो ये वाला भी जो रोल प्ले करते हैं ना, वो भी काफ़ी गहरा रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए ये भी माइक्रो लेवल ऑफ सोशलाइजेशन के अंदर आ जाता है। आशा करती हूँ आप लोगों को माइक्रो लेवल ऑफ सोशलाइजेशन समझ में आ गया होगा। कल हम बात करेंगे मेजो लेवल ऑफ सोशलाइजेशन की एंड मैक्रो लेवल ऑफ सोशलाइजेशन की। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो ना तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब के साइड में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस जरूर करना। आपने वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।